हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे आप सभी को पता है कि बेटा पीछे अभी हमारा यूके ट्रिपल एससी लेखपाल का पेपर हुआ था और जो कैंसिल हो चुका था, अब उसका दोबारा से बेटा उसकी डेट आ चुकी है और मई में उसका क्या बेटा पेपर है। और आप सभी ने कमेंट करा बेटा या मैसेज करे आप सभी ने बहुत सारे कि सर आप जल्दी से वीडियो लाइए, हमें रिविजन कराइए, हमारी प्रैक्टिस सेट लगाइए जिससे हमारी तैयारी और अच्छी होए। तो उसके जरिए बेटा मैं फिर से आपके सामने आया हूं हिंदी की प्रैक्टिस करवाने के लिए। और पहले बेटा हम जो इसमें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सभी चैप्टर वाइज, मतलब कि मैं आपके सामने 50, 60, 70, 80 जितने भी क्वेश्चन होंगे चैप्टर वाइज लाऊंगा और उन्हें अच्छी तरीके से आपका रिवीजन करवाऊंगा जिससे आप हर एक चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन कर लो। और उसके बाद जब सारे चैप्टरों का हमारा रिवीजन हो जाएगा चैप्टर वाइज, तो फिर मैं आपको एक कंबाइंड मतलब कि 20-20 क्वेश्चनों के सेट लेकर आपको पढ़ाऊंगा। और ये आपकी क्लास बेटा जब लो आपका पेपर नहीं होगा डेली आपको यूट्यूब पर मिलेगी और इसकी पीडीएफ वगैरह मैंने आपको पता है कि ग्रुप है उसमें आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर होगा बेटा वो हमारा बड़माला होगा। कोशिश ये करेंगे कि इस बड़माला चैप्टर में से या इस रिवीजन जो हम करेंगे तो इसमें से कोई क्वेश्चन हमारा ना जाए और एक एक क्वेश्चन अगर मान लो बड़माला से कोई क्वेश्चन आ रहा है पेपर में तो यहां से ना बचे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का पहला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से पढ़िए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है बेटा वर्ण, उच्चारण, पद या शब्द। ठीक है, तो अगर इसके आंसर की बेटा हम बात करें तो अगर इसके आंसर की अगर हम बात करें बेटा तो इसका आंसर क्या होगा बेटा कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी बेटा फिर हमें लगानी पड़ेगा कि यहाँ पर आंसर ए वर्ण। आंसर क्या होगा बेटा वर्ण होगा। क्यों होगा? अगर मान लो वर्ण नहीं होता तो फिर इसका आंसर बेटा क्या होता? ध्वनि होता। क्या होता? फिर इसका आंसर ध्वनि होता। क्यों होता इसके बारे में आपको बताता हूं। क्योंकि जो भाषा की कुल इकाइयां होती हैं, याद रखना, जो भाषा की कुल इकाई हैं, तो भाषा की कुल इकाई जो होती हैं, तो भाषा की जो कुल इकाई है बेटा वो कितनी है? कुल मिलाकर आपकी 8 इकाइयां हैं। कितनी है? 8। तो भाषा की कुल इकाई कितनी होती है? 8 होती हैं। जिसमें मैं आपको एक बार सर बता दूं बेटा कि कौन कौन सी इकाइयां होती है भाषा की। 8 इकाइयां। पहली होती है बेटा आपकी ध्वनि। क्या है बेटा? आपकी ध्वनि। ध्वनि के बाद आपका फिर बेटा क्या बना? वर्ण बना। ठीक है, उसके बाद वर्ण के बाद बेटा तीसरी इकाई होती है आपकी अक्षर। और अक्षर के बाद देखेंगे तो बेटा चौथी इकाई होती है आपकी शब्द। क्या होती है? शब्द। और शब्द के बाद आपकी जो पांचवी इकाई है उसका नाम है आपका क्या? पद। क्या है बेटा? आपका पद। तो पांचवी इकाई पद होती है। जबकि छठी इकाई की बात करेंगे तो वो होती है आपकी बेटा पदबंध। क्या होती है? पदबंध। और पदबंध के बाद सातवीं अगर इकाई की बात करेंगे तो वो होती है आपकी उपवाक्य। और उसके बाद अगर पूछेंगे बेटा आठवीं, तो आठवीं इकाई होती है आपकी वाक्य। ठीक है, तो ये सभी जो 8 इकाइयां हैं, इन 8 इकाइयों में अगर हम देखेंगे तो सबसे छोटी इकाई मानी गई है ध्वनि। ठीक है, इस ध्वनि को हम कई कई नामों से पुकार सकते हैं। इस ध्वनि को भाषा की मौखिक इकाई के नाम से जाना जाता है। अगर पूछेंगे कि भाषा की प्रथम मौखिक इकाई क्या है, तो भाषा की प्रथम मौखिक इकाई आपको क्या बतानी है? ध्वनि बतानी है। जबकि ये जो बेटा आपका वर्ण है, इस वर्ण की अगर बात करूं तो ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। कैसी इकाई होती है? ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। और जबकि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछेगा तो आपको क्या बतानी है? ध्वनि बतानी है। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में यहाँ पर ध्वनि और वर्ण दोनों होते, ऑप्शन में मान लो अगर ध्वनि भी होता और आपका बेटा यहाँ पर क्या होता? वर्ण भी होता, और क्वेश्चन केवल यही होता कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो फिर हमें आंसर लगाना पड़ता ध्वनि। क्यों? क्योंकि ध्वनि और वर्ण में जो पहली इकाई है वो कौन सी मानी जाती है? ध्वनि मानी जाती है। हाँ, अगर नाम देकर पूछता, ये कहता कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो फिर हमें आंसर केवल ध्वनि देना पड़ता। और नाम देकर खाली यही कहता कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो हमें आंसर देना पड़ता आपका वर्ण। तो उम्मीद करता हूं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कभी भी अगर पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण। और भाषा की मौखिक इकाई को ध्वनि। और भाषा की लिखित इकाई को क्या कहा जाता है बेटा? वर्ण कहा जाता है। और भाषा की कुल इकाइयां कितनी होती हैं? 8 होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखोगे आप बेटा यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? बताइए बेटा। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उनको क्या कहते हैं? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं वे, समृद्ध स्वर कहलाते हैं, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, ये आपके बेटा निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं।
बताइए, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। देखो मैं आपको बता दूं कि अगर इसका आंसर सबने लगाया होगा बेटा आपका कौन सा, डी, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा इसके बारे में समझते हैं। बात करें बेटा यहां पर, तो आप सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि नासिका के आधार पर जो स्वर होते हैं, किसके आधार पर बेटा, नासिका, नासिका के आधार पर जो स्वरों को बांटा गया है, नासिका के आधार पर। तो नासिका के जो आधार पर स्वर होते हैं, आधार पर जो बेटा आपके स्वर होते हैं, उनकी अगर बात करें तो उनको दो प्रकार से बांटा गया है, मतलब कि दो कैटेगरी से उन्हें बांटा गया है। तो कभी अगर पूछे कि नासिका के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो आप सभी को दो बताने। एक जो होता है बच्चों, वो कौन सा होता है, जिसे हम कहते हैं अनुनासिक स्वर। क्या कहते हैं उसे, अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, ठीक है, अनुनासिक स्वर की अगर बात करें। दूसरा होता आपका बेटा कौन सा, निर्नुनासिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर कहते हैं, ठीक है। इस निर्नुनासिक स्वर को बेटा हम मौखिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, मौखिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। अब सवाल यह आता है कि अनुनासिक स्वर किन्हें कहते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु जो होती है ना, क्योंकि वायु फेफड़ों से निकलती है, वायु जो होती है मुख और नाक दोनों द्वार से अगर बाहर आ रही है तो समझ लेना वो अनुनासिक स्वर है। और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु केवल मुख द्वार से बाहर आ रही है तो उसको कहते हैं बेटा निर्नुनासिक स्वर, ठीक है। तो जो अनुनासिक स्वर है, इसके अगर संबंध की बात करें तो इसका जो संबंध है बेटा वो केवल किससे, नाक और साथ में प्लस में मुंह, नाक और मुख, नाक और मुख दोनों से होता है। और जबकि बेटा जो आपका निर्नुनासिक होता है, इसका संबंध केवल किससे होता है, मुख से होता है, क्योंकि इसका उच्चारण करते हैं निर्नुनासिक स्वरों का तो वायु केवल मुख द्वार से ही निकलती है। इसी कारण इसका आंसर बेटा क्या था कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से ही निकलती है उसे क्या कहते हैं बेटा, निर्नुनासिक स्वर के नाम से जाना जाता है। और अनुनासिक स्वर बेटा ये वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख और नाक दोनों द्वार से क्या होती है, आपकी बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी समझ में। अगला क्वेश्चन चले बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा आपसे, तो अगला क्वेश्चन देखिए जरा सब जने। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे बेटा कि बताइए कि भाषा की मूल इकाई क्या है। देखो फिर से अभी मैंने आपको बताया था कि भाषा की कुल इकाइयां कितनी होती हैं, 8 होती हैं। यहां पर कह रहा है कि भाषा की मूल इकाई क्या है, अक्षर, ध्वनि, संकेत या वर्णमाला। मूल का मतलब क्या होता है बच्चों, मूल का मतलब होता है छोटी। मूल का अर्थ क्या होता है, मूल का अर्थ होता है छोटा, ठीक है, छोटा कह दो या मूल माने छोटी कह दो, ठीक है। तो मूल का अर्थ होता है छोटा या आपका छोटी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसका तात्पर्य ये है कि भाषा की मूल या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप आंसर क्या दोगे बेटा, यहाँ पर ध्वनि दोगे, ठीक है। क्या दोगे, ध्वनि। अगर मान लो ध्वनि नहीं होता, ध्वनि नहीं होता तो सीधी सी बात आपको मैंने बता दिया, तो आंसर क्या देना पड़ता, हमें वर्ड देना पड़ता। और भाषा की जो कुल इकाइयां होती है वो कितनी होती है, आपकी 8 होती हैं। चलिए जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर बेटा अगर बात करें कि अगर ये पूछे, एक क्वेश्चन बन जाता है कभी अगर पूछे आपसे इकाइयों में, अगर कभी पूछे आपसे कि बताइए कि भाषा की प्रथम, अगर कभी पूछने लगा कि भाषा की प्रथम अर्थपूर्ण इकाई है, अगर मान लो ये क्वेश्चन आपसे पूछने लगा कि भाषा की प्रथम अर्थपूर्ण इकाई है, तो आपको क्या जवाब देना है, ठीक है। या मान लो वो आपसे कहने लगा कि बताइए कि भाषा की प्रथम सार्थक इकाई किसे कहते हैं, तो भाषा की प्रथम सार्थक इकाई किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन अगर पूछने लगे। मान लो अगर ये पूछने लगा आपसे कि बताइए भाषा की सबसे बड़ी भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई किसे कहते हैं, सार्थक इकाई किसे कहते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछने लगे तो क्या जवाब देना है। मान लो अगर ये पूछने लगा आपसे कि ये बताइए कि भाषा की अंतिम इकाई किसे कहते हैं, भाषा की अंतिम इकाई किसे कहते हैं, अंतिम इकाई किसे कहते हैं। तो ये 4 आपके क्वेश्चन बेटा याद रखने हैं कि भाषा की, मैंने आपको बताया कि भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की प्रथम लिखित इकाई वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि। लेकिन अगर मान लो आपसे ये पूछ रहा है इन वाले चीजों में कि बताइए कि भाषा की प्रथम अर्थपूर्ण इकाई क्या है, तो जैसे मैंने आपको 8 इकाइयां बताई हैं,
तो उन 8 इकाइयों में ऐसी कौन सी इकाई थी जिसने अर्थ देना शुरू कर दिया? जिसने अर्थ देना शुरू करा है, तो याद रखना अर्थ देना जो शुरू करा है वो दिया है आपका शब्द ने, तो इसी कारण इसका आंसर क्या होगा? शब्द होगा। ठीक है। अगर कभी पूछेगी भाषा की प्रथम अर्थपूर्ण इकाई क्या है, तो आपको शब्द बताना है। और पूछेगी भाषा की प्रथम सार्थक इकाई, प्रथम सार्थक इकाई भी पूछेगा तो आपको बच्चों शब्द ही बताना है। ये बात भी याद रखना कि प्रथम वो ऐसी कौन सी इकाई है जो प्रथम मतलब पहली इकाई जो अर्थ देना शुरू कर रही है। सार्थक का मतलब जिस इकाई का क्या हो? अर्थ हो। ठीक है, तो वो इकाई कौन सी है जिसने अर्थ देना शुरू करा, वो सार्थक कहलाएगी। तो वो भी आपका क्या बेटा? शब्द है। लेकिन अगर पूछ रहा है कि भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई, अब बताना है कि इन 8 इकाइयों में वो कौन सी इकाई थी, कौन सी इकाई थी जो सबसे बड़ी है और उसका अर्थ निकलता है। तो सीधी सी बात है भैया, सबसे बड़ी तो आपकी वाक्य थी और वाक्य का बेटा क्या निकलता है? एक अर्थ होता है। ठीक है, और ये पूछने लगा खाली नॉर्मल की भाषा की अंतिम इकाई, और अंतिम इकाई बेटा आपको क्या जवाब देना है? वाक्य ही देना है। तो अब आपको गलती नहीं करनी है इकाई से अगर कोई क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं बेटा, क्योंकि 50+ क्वेश्चन है बेटा ये, तो जल्दी जल्दी कवर करने, पूरा रिवीजन करना है हिंदी वर्णमाला का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं बेटा? 10, 7, 2 या 8। तो वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो अगर बात करें बेटा तो वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो अगर आपने लगाया होगा इसका सी ऑप्शन तो इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कभी पूछेगा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा जो वर्ण होते हैं ये वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों स्वर, एक क्या होता है आपका स्वर, और एक होता है बेटा आपका व्यंजन। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक तो स्वर होता है और एक क्या होता है आपका व्यंजन। तो कभी अगर पूछेगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो आप सभी को बताना 2 प्रकार के, एक स्वर होता है और एक क्या होता है आपका व्यंजन होता है। ठीक है, गलती मत करना, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखिए कि रे का विवरण है। बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा कि रे का विवरण है। रे का विवरण बताना है कि इसमें कौन सा रे के लिए सही बैठेगा। तो पहले तो आप ये जानो कि रे क्या है, स्वर है या व्यंजन है। तो आप सभी को पता है कि रे एक तरह का क्या है? व्यंजन है। ठीक है, और ये रे को हम किस किस तरह से जानते हैं तो इसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। ठीक है, तो अगर बेटा अगर देखें तो इसका आंसर कैसे लगाएंगे, तो आप याद रखना एक व्यंजन है बेटा जिनका नाम है आपका अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, कौन से व्यंजन होते हैं? ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन की अगर बात करें तो बेटा इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है बेटा आपका य, एक होता है रे, एक होता है आपका ल और एक होता है आपका व। तो अंतस्थ व्यंजनों की जो संज्ञा होती है वो 4 होती है, एक तो य, रे, ल, व। अगर बात करें बेटा हम इसकी य की, तो इसका य का जो उच्चारण स्थान होता है, इनका अगर उच्चारण स्थान की बात करें बेटा, तो इनका उच्चारण स्थान की अगर बात करें तो यह बोलता है बेटा आपका तालु से। मतलब कि यह का उच्चारण स्थान तालु या तालव्य होता है। रेकु या यकु जब बोलते हैं तो कहां से बोलते हैं? तालु से बोलते हैं। और तालु कहां होता है? तालु होता है जो मुख की ऊपरी छत होती है ना, उसके पिछले हिस्से को क्या कहा जाता है? तालु कहा जाता है। ठीक है, चलिए रे की अगर बात करें तो बेटा रे का उच्चारण स्थान होता है आपका वर्तस्य। किससे होता है? वर्तस्य। इसका उच्चारण स्थान वर्तस्य होता है। वर्तस्य का मतलब होता है दंतमूल, दंतमूल, दंतमूल यानी कि मसूड़ा। ठीक है, मसूड़ा। तो रे का उच्चारण स्थान दंतमूल और मसूड़ा। जबकि ले की बात करें तो ये भी सेम बेटा यही है, वर्तस्य है, साथ में बेटा आपका दंतमूल है, दंतमूल है। ठीक है, और साथ में बेटा आपका क्या है? मसूड़ा है। ठीक, चलिए जबकि इस बै की बात करें बेटा तो ये बै का जो उच्चारण स्थान होता है इसको कहा जाता है दंतोष्टीय। क्या कहा जाता है इसको? दंतोष्टीय। कभी भी अगर पूछे कि दंतोष्टीय व्यंजन किसको कहा जाता है तो आप सभी को बताना है बिना पेट चिरा वाला बै जो होता है इसको दंतोष्टीय कहा जाता है। मतलब कि जब इसका उच्चारण करते हैं तो ऊपर के दांत और प्लस निचले होठ, ऊपर के दांत और निचले होठ का प्रयोग करके आपका ये बै बोलता है। इसी कारण ये दंत प्लस ओष्ठ से बना है, इसलिए इसको कहा जाता है दंतोष्टीय। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर देखें बेटा यहां पर, तो इन चारों की अगर चर्चा करें हम ध्यान से, तो आपसे पूछेगा कि ये बताइए इन चारों में ऐसे कितने हैं जो आपके अल्पप्राण हैं। ये तो आप जानते होंगे अल्पप्राण महाप्राण किसे कहते हैं।
प्राणत के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्राणत के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं बेटा? दो प्रकार के। कभी पूछे आपसे कि बताइए प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं, तो प्राणत्व के आधार पर जो व्यंजन है बेटा तो वे होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो में एक होता है बेटा आपका कौन सा? अल्प प्राण। कौन से होते हैं आपके बेटा? अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। और दूसरे होते हैं बेटा आपके महाप्राण व्यंजन, ये आप अच्छी तरह जानते होंगे, ठीक है। और जबकि बेटा एक होता है घोषत्व के आधार पर। किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर पूछेगा, घोषत्व के आधार पर अगर व्यंजन पूछेगा तो भी आपके बेटे कितने बताने हैं? दो बताने हैं। एक आप सभी को याद होना चाहिए बेटा सैघोष, ठीक है, या इसको हम घोष भी कह सकते हैं। और एक होता बच्चों आपका अघोष। क्या होता है आपका? अघोष। तो मतलब ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको। अंतस्थ व्यंजन पूछेगा तो चार बताने, जबकि अगर प्राणत के आधार पर व्यंजन पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं? दो, अल्पप्राण और महाप्राण। घोषत के आधार पर व्यंजन पूछेगा तो दो, सैघोष और अघोष। ये प्राणत के आधार पर अल्प का मतलब क्या होता है? कम, और बेटा प्राण का मतलब होता है वायु। अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अगर आपके मुख से वायु कम निकल रही है उनको अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं, और जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अगर मुख से वायु ज्यादा निकल रही हो तो उनको महाप्राण कहते हैं। तो सवाल ये है कि जो चार व्यंजन हैं क्या इनका उच्चारण करते समय मुख से वायु ज्यादा आ रही है या कम आ रही है? तो याद रखना इन चारों व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुख से वायु कम आती है, इसी कारण ये चारों के चारों बच्चे क्या कहलाते हैं? ये चारों के चारों बच्चों यहां पर ये अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। तो कभी अगर पूछे कि ये रे ले वे ये चार के चार क्या है, तो ये चार के चार बेटा आपके अल्प प्राण है। जबकि घोषत के आधार पर सैघोष किसे कहते हैं? कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अगर स्वर तंत्रिय में कंपन होता है, ठीक है, उन्हें सैघोष कहते हैं। और जिनका उच्चारण करते समय जो स्वर तंत्रियां होती है हमारी कंठ तालु मूर्धा ओष्ठ, इनमें कंपन नहीं होता उनको अघोष कहते हैं। तो इन व्यंजनों का जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय बेटा याद रखना स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इसी कारण इनको चारों को क्या कहा जाता है? सैघोष, या बेटा इनको क्या कहा जाता है? घोष कहा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज अलग से अगर कभी पूछेगा इनमें बेटा कि जो आपके य और क्या होते हैं? ये ब होते हैं। ये एक ऐसे स्वर होते हैं जो कभी स्वर की भांति काम करते हैं और ये कभी बेटा आपके व्यंजन की भांति काम करते हैं। तो इसी कारण बेटा इनको य और व को अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो कभी अगर पूछे बेटा य और व इनको क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। और बेटा एक नाम और याद रखना, इनको श्रुति मूल वर्ण भी कहा जाता है। इनको श्रुति मूल वर्ण के नाम से भी जानते हैं, श्रुति मूल वर्ण के नाम से भी इनको हम जानते हैं, ठीक है। तो यह वह ये अर्धस्वर, कभी पूछेगा अर्धस्वर किसे कहते हैं? यह वह को इनको श्रुति मूल वर्ण भी कहा जाता है। जबकि बेटा इसमें जो रे होता है इस रे को अलग से याद रखना बेटा, इस रे को अलग से हम क्या कहते हैं? इस रे को अलग से बेटा कहा जाता है लुंठित व्यंजन। क्या कहा जाता है इसको अलग से? इसे लुंठित या बेटा इसको प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, क्योंकि लुढ़क कर स्पर्श करते हैं इसलिए इनको लुंठित या प्रकंपित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जबकि इसमें एक बेटा आपका लय है। किसकी बात करूं मैं? इसमें लय की। तो इस लय को क्या कहा जाता है? तो इस लय को कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहा जाता है? लय को। अब इसके अकॉर्डिंग बेटा यहां पर आप लगा दो इसका आंसर कि बेटा इसका आंसर क्या होगा। देखो इसमें पूछा है चार में केवल रे के बारे में, तो बताओ बेटा रे क्या है? वर्तस्य है। चलिए रे वर्तस्य है, ठीक है। लुंठित है, सही है। सैघोष है, सही है। अल्पप्राण है, बिल्कुल बात बिल्कुल आपकी सही है। तो इज द करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा? ए। अब बताओ ये सारी चीज जिसे पता होगा तभी तो वो इन क्वेश्चन को लगा पाता है, क्योंकि रे को हम वर्तस्य भी कहते हैं, रे एक लुंठित भी होता है, सैघोष भी होता है और साथ में क्या होता है? अल्पप्राण। तो इसलिए आंसर इसका क्या लगेगा बेटा? ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप अच्छी तरीके से इसका रिविजन करना, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा सब जने जरा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा बेटा लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं बेटा? वर्णमाला। कि वर्णों व अक्षरों के व्यवस्थित व क्रमिक संगठन को भी वर्णमाला कहा जाता है और लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को भी वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अगर कभी पूछने लगा कि बताइए वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्णमाला में जो बेटा आपके वर्ण होते हैं, मैं अभी मैंने पीछे बताया था, वो दो ही प्रकार के होते हैं। एक तो बेटा आपका क्या होता है? स्वर,
और एक क्या होता है आपका बेटा व्यंजन। तो वर्णमाला में व्यंजन कभी पूछेगा कि वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के हैं, तो दो ही बताने, स्वर और व्यंजन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां कह रहा है कि बताइए इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। री की मात्रा का प्रयोग किसमें हुआ है आपको ये बताना है, ठीक है। री की मात्रा का प्रयोग आपका बेटा वृष्टि, रिपु, क्रिया या वर्षा, बताइए। तो याद रखना बेटा, री जो है, री की अगर बात करें तो री एक स्वर है। कैसा है, स्वर है, ठीक है। और इसका जो उच्चारण स्थान होता है, इसका री का उच्चारण स्थान कहां से होता है बेटा, मूर्धा से होता है। री कहां से बोलता है आपका, मूर्धा से होता है, ठीक है। एक तरह का स्वर है और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। इसे बेटा हिरस्वर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, हिरस्व। इसको हिरस्व स्वर के नाम से जानते हैं, हिरस्व, हिरस्व स्वर इसको कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि हिरस्व स्वर बेटा कितने होते हैं, चार होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। एक तो छोटा ए, छोटी ई और छोटा ऊ और आपका बेटा री, ठीक है। इसको बेटा हिरस्व स्वर के नाम से भी हम जानते हैं। इन चारों को हम कई कई नामों से पुकारते हैं बेटा। इनको हम लघु स्वर भी कहते हैं, इनको हम लघु स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इनको हम ऋण स्वर के नाम से भी जानते हैं, ऋण स्वर के नाम से भी जानते हैं। इनको हम बेटा हम मौलिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इनको मौलिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें मौलिक स्वर, या इनको बेटा हम मूल स्वर भी कहते हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। या हम कहें बेटा इनको मूल स्वर भी कहते हैं। उसके बाद अगर पूछेंगे तो बेटा इनको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी एक मात्रा होती है, तो इसी कारण इनको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर याद रखना है कि हिरस्व स्वर कितने होते हैं, चार होते हैं। अब इसकी जो मात्रा होती है ना बेटा, इसकी मात्रा हमेशा किसी भी शब्द के जब भी लगेगी तो वो इस तरह से लगेगी। जब भी इसकी मात्रा होती है वो इस तरह से लगती है शब्द के नीचे। तो यहां पर देख लो बेटा, वृष्टि में अगर तुम देखोगे तो बै पे बेटा इस तरह से लगी हुई, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, और कहीं इसमें ऐसा नहीं है, तो इसलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उनको, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। और सीधी सी बात है, तो आप सभी को याद होना चाहिए कि जिनके उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, और वो एक ही है बेटा कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण या जो व्यंजन के सहायक होते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, स्वर कहते हैं। तो इज द करेक्ट आंसर आपका बी। समझ में आया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है बेटा। स्वरों की संख्या कितनी होती है, बताइए जरा सब जने कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, 13, 9 या 10। तो बेटा अगर कभी स्वरों की संख्या पूछेगा तो आप सभी को आंसर क्या लगाओगे, तो स्वरों की संख्या बेटा आपको लगानी है 11, ठीक है। देखो याद रखना, यहां गलती मत करना। अगर पूछ रहा वो आपसे स्वरों की संख्या, तो स्वरों की खाली पूछ रहा है ना, स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो बेटा स्वरों की संख्या तो आपको 11 लगानी है। लेकिन अगर पूछे कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, कुल स्वरों की संख्या, तो कुल जो स्वरों की संख्या होती है, तो कुल स्वरों की अगर संख्या पूछेगा तो आपको लगानी है फिर कितनी, 13, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि बताइए मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर, या आपसे पूछे बताइए मौलिक स्वर कितने होते हैं, मौलिक स्वर, मूल स्वर या मौलिक स्वर, ठीक है। या आपसे पूछेगा कि लघु स्वर, लघु स्वर कितने होते हैं, या आपसे पूछेगा कि बताइए हिरस्व स्वर कितने होते हैं, अभी तो मैंने आपको बताया बेटा हिरस्व स्वर कितने होते हैं। या आपसे पूछेगा कि ऋण स्वर कितने होते हैं, तो ये सब मैंने अभी आपको बताया बेटा, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, एक तो ए, एक ई, एक ऊ और एक कौन सा आपका बेटा री, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा बताइए कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वरों की कभी अगर संख्या पूछे, दीर्घ स्वरों की अगर मान लो आपसे संख्या पूछ रहा है, तो अब फिर आपको लगाना पड़ेगा कितना बेटा, 7। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर कितने बताने, 7 बताने, ये आपको याद रखने। जबकि बेटा आपसे पूछेगा कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, संयुक्त स्वर कितने होते हैं, संयुक्त स्वर आपको बताने पड़ेंगे बेटा कितने, इसमें 4। दीर्घ स्वर कौन कौन के साथ होते हैं, एक तो बड़ा आ होता है, एक बड़ी ई होती है, एक बड़ा ऊ होता है, एक बेटा आपका ओ, एक आपका औ, ठीक है, एक आपका ए और एक आपका बेटा आई। ये कुल मिलाकर 7 जो है इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। जबकि बेटा संयुक्त स्वर पूछेगा तो संयुक्त स्वर आपके कौन कौन से होते हैं, तो ए, एक बेटा आई,
एक आपका बेटा ओ और एक आपका कौन सा औ। तो ये चार जो होते हैं ये चार आपके संयुक्त स्वर होते हैं, और जबकि दीर्घ स्वरों की संख्या पूछेगा तो कितनी बतानी है आपको, 7 बतानी है। क्लियर बेटा? तो संख्या से आप कोई क्वेश्चन गलत मत करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त किसके प्रकार है। भाई सीधी सी बात है भैया, ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त जो है ये किसके प्रकार है बेटा, ये स्वर के प्रकार है। किसके? स्वर के। इज द करेक्ट आंसर आपका सी। क्योंकि कभी भी अगर पूछता है ना कि मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने होते हैं, मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर, ये मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर कहीं पूछेगा, काल के आधार पर, तो मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर बेटा कभी पूछता है तो आंसर हमें देना पड़ता है 3। 3 में ये बेटा आपके कौन कौन से, एक तो आपका ह्रस्व हो गया, और बेटा एक आपका दीर्घ हो गया, और एक आपका बेटा विलुप्त हो गया। ठीक है, तो याद रखना कभी भी अगर पूछेगा कि मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने होते हैं तो आपको 3 बताने, ह्रस्व, दीर्घ और विलुप्त। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी जल्दी बेटा। समथिंग 70 क्वेश्चन है आपके। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? अभी आपको मैंने बताया ह्रस्व स्वर कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं। करेक्ट आंसर आपका वी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए कि अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर अंतस्थ व्यंजन, देखो अभी मैंने आपको पढ़ाया ना अंतस्थ व्यंजन, ये व्यंजनों को क्या कहा जाता है, स्पष्ट, स्पष्टि या इसत, स्पष्टि या इसत, विव्रत या संव्रत। अब आप चक्कर में पड़ जाओगे बेटा, इसका आंसर बताओ। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर बताओ जल्दी से बेटा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो बहुत कम बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि सब जन को पता है कि इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको, अंतस्थ व्यंजन, लेकिन इनका दूसरा नाम भी होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा आपका वी। याद रखना इसको इसत और स्पष्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसत माने होता है छोटा या कम, स्पष्ट माने होता है स्पर्श करना, मतलब कि ये बहुत कम स्पर्श करके बाहर निकलते हैं, मतलब मुख से वायु बहुत कम निकलती है, इसी कारण इनको अल्पप्राण कहा जाता था। तो आप हमेशा याद रखना अंतस्थ व्यंजन को इसत, स्पृष्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका एक दूसरा नाम है। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बी। नया क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगले निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, बताइए बेटा। अब यहां पर तुम फिर फंसोगे, इस क्वेश्चन में तुम फिर फंसोगे बच्चों कि संयुक्त स्वर नहीं है, क्योंकि संयुक्त स्वर तो बेटा मैंने आपको 4 लिखवाए हैं, तो आराम से कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है, कर लोगे हल। कहिए देखो संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है बेटा, ये सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि बेटा संयुक्त स्वर मैंने आपको अभी कितने लिखवाए हैं, संयुक्त स्वर मैंने आपको लिखवाए हैं अभी आपको 4। ठीक है, वो कौन कौन से लिखवाए थे मैंने आपको, एक लिखवाया था ए, एक मैंने आपको आई लिखवाया था, एक मैंने आपको ओ लिखवाया था, और एक मैंने आपको बेटा ये आओ। तो सीधी सी बात है बेटा, इसमें ऊ है नहीं, इसमें ऊ है नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पर सी। ठीक है, चलिए क्योंकि ऊ को बेटा क्या कहा जाता है, ये ऊ जो है ये दीर्घ स्वर है। कैसा स्वर है बेटा, ये दीर्घ स्वर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, इसे बताइए बेटा। कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, बताओ भाई। सीधी सी बात है, मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, सीधी सी बात है भाई, कौन सा नहीं होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि इस ओ को तो क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है संयुक्त स्वर। क्या कहा जाता है इसको, संयुक्त स्वर। जबकि ये 3 जो होते हैं इनको पूर्ण दीर्घ स्वर कहा जाता है, पूर्ण दीर्घ स्वर कहा जाता है, पूर्ण दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो इसलिए क्या बेटा आपका भिन्न है। ठीक है, अब तुम ये कहोगे कि सर दीर्घ स्वर में तो ओ भी आता है नहीं, लेकिन याद रखना वो दीर्घ स्वर में ओ तो आता है, लेकिन ये पूछ रहा मूल दीर्घ स्वर। वो खाली दीर्घ नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा मूल दीर्घ स्वर, मतलब कि दीर्घ में केवल मूल दीर्घ बताओ, इसमें संयुक्त स्वर को ऐड मत करो। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से समृत स्वर कौन सा है, समृत स्वर कौन सा होता है, बताइए जरा। समृत स्वर कौन सा होता है, देखो मैंने ऐप पर आपको अच्छी तरह पढ़ाया था, समृत स्वर का कोड भी मैंने आपको बताया था कि समृत स्वर कौन से होते हैं, कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, ठीक है, मुख जो होता है मतलब कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, उसको कहते हैं बेटा क्या, समृत स्वर कहते हैं।
ठीक है, क्योंकि विव्रत में खुलता है, अर्धविव्रत में कम खुलता है, आधा खुलता है, समृत में मुख कम ज्यादा से ज्यादा बंद हो जाता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, समृत स्वर। क्योंकि बेटा विव्रत के मुख विवर के आधार पर जो स्वर होते हैं ना, मुख के आधार पर, मुख विवर के आधार पर, मुख विवर के आधार पर जो स्वर होते हैं, आधार पर जो स्वर होते हैं बच्चों, वो आपके होते हैं कितने, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4। वो एक बार देख लो कौन कौन से होते हैं। 4 में एक होता है आपका बेटा विव्रत स्वर। कौन सा होता है आपका? विव्रत स्वर। और विव्रत स्वर की अगर बात करूं तो बेटा मैंने आपको इसमें कोड लिखवाया था 2, और 2 पे कौन सा आता है? केवल आ। इस आ को कहा जाता है केवल क्या? विव्रत स्वर। जबकि कभी पूछेगा कि अर्ध विव्रत स्वर कौन से होते हैं, तो बेटा अर्ध जो विव्रत स्वर होते हैं वो अर्ध विव्रत स्वर कौन से होते हैं? तो अर्ध विव्रत स्वर होते हैं बेटा, इसका कोड लिखवाया था मैंने आपको 108। और इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो बेटा ए आता है, और एक इसमें बेटा औ आता है, और एक इसमें देखोगे तो आपका ए आता है। ठीक है, इसको कहा जाता है क्या? अर्ध विव्रत स्वर। जबकि तीसरा होता है बेटा समृत स्वर। और समृत स्वर कौन से होते हैं? तो समृत स्वर जो होते हैं बेटा आपके, उसका कोड होता है बेटा 34 56। और 34 56 में छोटा ई आता है। कौन कौन सा आता है बेटा? छोटा ई आता है, बड़ी ई आता है, ठीक है, और छोटा ऊ आता है, और कौन सा? बड़ा ऊ आता है। इसलिए इनको कहा जाता है समृत स्वर। चौथा होता है बेटा इसमें अर्ध समृत स्वर। कौन सा होता है आपका? अर्ध समृत स्वर। और अर्ध समृत स्वर की अगर बात करें बच्चों आपसे, तो अर्ध समृत स्वर का कोड होता है 79। और 79 में जो बचे आपके, एक तो बेटा ओ बचा और एक आपका आई बचा। ये 2 जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है बेटा? अर्ध समृत स्वर कहा जाता है। तो अब देख लो यहाँ पर समृत स्वर कौन सा बेटा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ये कोड है बेटा, ये कोड मैंने आपको लिखवाए थे, याद रखना, लिख लेना। ये कोड है ये ए बड़ा ई, बड़ी ई, उ बड़ा उ, और ए आपका आई, और ओ, और आपका क्या बेटा? ओ। ये कोड है, इस कोड से मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो बेटा यो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, और बाद में क्या? 0। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा कोड वगैरह। ठीक है, तो सारे बता दिए मैंने। विव्रत स्वर किसे कहते हैं? अर्ध विव्रत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी। चलें बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये 0 है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? देखो, सबसे पहले तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि जीव के आधार पर स्वर होते कितने हैं। ठीक है, तो याद रखना, जीव के आधार पर जो स्वर बांटे गए हैं वो 3 प्रकार के बांटे गए हैं। जीव के आधार पर बेटा कितने प्रकार के? 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला होता है बेटा आपका अग्र स्वर। कौन सा होता है बेटा? अग्र स्वर। ठीक है, दूसरा होता है आपका मध्य स्वर। कौन सा होता है भाई? मध्य स्वर होता है। अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है, और तीसरा होता है आपका पश्च स्वर। कौन सा होता है बच्चों? आपका पश्च स्वर। ठीक है, अग्र स्वर की अगर बात करें तो ये वे स्वर हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ के अगले भाग का प्रयोग किया जाता है, और इसका कोड होता है बेटा आपका 34 78। और मैंने इसमें लिखवाया था बेटा छोटी, बड़ी, और आपका ए, और आपका क्या? आई। ये 4 जो स्वर है इनका उच्चारण करते समय जीभ के अगले भाग का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मध्य स्वर में बेटा मैंने आपको लिखवाया था कि इसका कोड 1 होता है, और 1 पे क्या आता है बेटा? ए आता है। क्या आता है? ए आता है। ठीक है, जबकि पश्च स्वर की बात करें तो इसका कोड होता है 25 690। इसमें बेटा आपका बड़ा आता है, छोटा ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, और आपका ओ आता है, और आपका क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैंने आपको ये चारों बता दिए। कभी अगर पूछेगा पश्च स्वर किसे कहते हैं तो इनको कहते हैं, मध्य स्वर इनको कहते हैं, और अग्र स्वर इनको कहते हैं। अब इसमें कौन सा नहीं है? देखो, अग्र स्वर है, बिल्कुल सही है। मध्य स्वर भी होता है, पश्च विव्रत स्वर नहीं होता, क्योंकि विव्रत स्वर बेटा आपका मुख विवर के आधार पर होता है। ठीक है, एक चीज और याद रखना बेटा, जो इसमें आपका ए है, ठीक है, इस ए को हम कई कई नाम से जानते हैं। इसको अमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, कभी पूछे, क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती। इसको सहित स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, सहित स्वर इसे कहते हैं। ठीक, इसको बेटा देखेंगे तो इसे उदासीन स्वर भी कहा जाता है, उदासीन स्वर, उदासीन स्वर भी कहते हैं। और इसको बेटा केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है, इसे केंद्रीय या बेटा इसे मध्य स्वर भी हम कहते हैं। तो यो याद रखना, कभी अगर पूछे तो गलती मत करना। तो समझ में आ गया? चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा सब जने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्धविवृत स्वर है, अर्धविवृत स्वर है, ये बताना बेटा कौन सा अर्धविवृत स्वर है, आपको ये डिसाइड करना है। भाई अर्धविवृत स्वर का मैंने आपको कोड बताया था 79, और 79 पे मैंने आपको बताया था भैया एक तो ए और एक कौन सा था आपका ओ, इन दोनों में से देख लो कौन सा दे रखा है, तो आप कहोगे सर इसमें इज द करेक्ट आंसर डी, डी इज द करेक्ट आंसर बेटा, ये कहलाएगा आपका अर्धविवृत स्वर। अच्छा अर्धविवृत पूछा ना, सॉरी इन्होंने पूछा बेटा अर्धविवृत, तो अर्धविवृत में ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि अर्धविवृत का जो कोड होता है वो आपका 108 होता है, अर्धविवृत का 108 होता है, क्योंकि एक पे ए, फिर बाद में आपका बेटा औ, और आपका 8 पर क्या होगा आपका बेटा ए। अब इसमें देख लो बेटा कौन सा है, तो अब इसका करेक्ट आंसर हो गया बेटा बी ऑप्शन, ठीक है। अर्धविवृत पूछा है, हम सोच रहे कि अर्धसंवृत है, तो नहीं, तो इसका बी होगा बेटा करेक्ट आंसर। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह किस प्रकार के व्यंजन है बेटा, ये बताया मैंने आपको, यह कैसे कहलाते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, तो इज द करेक्ट आंसर वी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है बेटा, विसर्ग का उच्चारण स्थान, ये जो विसर्ग है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो याद रखना विसर्ग का उच्चारण स्थान आपका कंठ्य होता है। क्या होता है, कंठ्य। जैसे मान लो कि पूछेगा भैया किस किस का, जैसे ए हो गया, आ हो गया, या बच्चों आपका एह हो गया, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका बच्चों कंठ्य होता है। क्या होता है, कंठ से बोलते हैं। जबकि अगर मान लो ई का और बड़े ई का पूछेगा, या ऊ का बेटा या बड़े ऊ का पूछेगा, या आपसे री का पूछेगा, या आपसे ए और आई का पूछेगा, या आपसे ओ और आपका बेटा औ से पूछेगा, या बेटा आपसे अंग का पूछेगा, तो इनके उच्चारण स्थान बेटा याद रखने आप सभी को, ई और बड़ी ई का होता है बेटा तालु। क्या होता है, तालु। जो ई और बड़ी होती है इनका उच्चारण स्थान कभी पूछेगा तो आपको तालु बताना है, तालु का मतलब तालव्य, ठीक है। ऐसी ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान बेटा आपका ओष्ठ्य होता है। क्या बताना आपको, ओष्ठ्य। जबकि री का उच्चारण स्थान बच्चों आपको मूर्धा बताना है, ठीक है। जबकि ए और ई का कंठ ओष्ठ्य बताना है। क्या बताना आपको, कंठ ओष्ठ्य बताना है, नहीं कंठ तालव्य। ए और ए क्या होते बेटा, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य बताना है, ये बात आपको याद रखनी है। जबकि इनका उच्चारण स्थान आपका कंठ ओष्ठ्य होता है। क्या होता है, कंठ ओष्ठ्य होता है। और जबकि बेटा ये अंग जो होता है ना, अंग, ये आपका अनुनासिक होता है। क्या होता है आपका, अनुनासिक, अनुनासिक होता है। ये वाले बहुत मेन है बेटा, याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इनको मैंने आपको बता दिया बेटा, इनको क्या कहा जाता है, चारों को संयुक्त स्वर, इनको चारों को संयुक्त स्वर के नाम से हम जानते हैं। ए और आई ये कंठ और तालव्य, ठीक है, ये कंठ प्लस तालव्य इनको कहा जाता है, मतलब इनका उच्चारण स्थान है, इनका कंठ प्लस ओष्ठ्य। क्लियर है, नोट कर लेना बेटा अच्छी तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए जरा सब जने। कंठ ओष्ठ्य दीर्घ स्वर है, अरे भाई अभी तो बताया मैंने आपको, कंठ ओष्ठ्य, कंठ प्लस ओष्ठ्य, तो इज द वी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है। अब तो बताने की जरूरत नहीं है ना, तो इज द वी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो कहता है कि होठों की आकृति के आधार पर ओ और ओ स्वर किस प्रकार के हैं। अरे भाई अभी तो बताया, ओ और छ, ओ और ओ ये किस प्रकार के स्वर हैं। तो होठों की आकृति के आधार पर बेटा जो स्वर होते हैं, पहले तो यही जान लो कितने होते हैं। तो होठों की जो आकृति है इसके आधार पर स्वर बच्चों दो होते हैं। एक होता है बच्चों आपका विवृत स्वर, एक होता है मतलब कि व्रतमुखी स्वर, व्रतमुखी स्वर होता है होठों की आकृति के आधार पर। दूसरा होता है आपका अव्रतमुखी स्वर, अव्रतमुखी स्वर, अव्रतमुखी स्वर, अव्रतमुखी स्वर। तो होठों की आकृति के आधार पर कभी स्वर पूछेगा तो दो बताने, व्रतमुखी दूसरा अव्रतमुखी। व्रतमुखी स्वर में कौन से आते हैं, तो व्रतमुखी स्वर का कोड होता है बेटा आपका 5690। अब इसमें कौन कौन सा आता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और आपका बेटा ओ, और साथ में आपका बेटा औ, ठीक है। अब यहां से आइडिया लगा लो बेटा, ये ओ और औ पूछा है, और औ कैसे कहलाएंगे आपके, ये व्रतमुखी स्वर कहलाएंगे, तो इज द वी करेक्ट, वी आंसर। जबकि अव्रतमुखी का कोड होता है 12 34 बेटा 78। और अव्रतमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं, एक तो ए, एक बेटा आपका बड़ा, एक आपका बेटा छोटी, एक आपकी बड़ी, एक आपका ए, और एक आपका आई। ये चार होते हैं अव्रतमुखी स्वर। क्यों होते हैं, क्योंकि व्रतमुखी स्वर उनको कहते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अगर होठों की आकृति व्रताकार हो रही है वो व्रतमुखी स्वर है, और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अगर होठों की आकृति व्रताकार नहीं होती है उनको अव्रतमुखी स्वर कहते हैं। तो गलती मत करना, समझ में आ गया होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। और वो किस प्रकार के वर्ण है भाई, अभी तो मैंने आपको बताया ये कैसे हैं आपके, दंतोष्ट्य नहीं होंगे, क्योंकि बेटा दंतोष्ट्य तो मैंने आपको बताया दंतोष्ट्य बैकु कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, कंठोष्ट्य। क्या होगा बेटा, कंठोष्ट्य आंसर होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है बेटा, अभी तो मैंने बताया अनुनासिक, अनु का मतलब साथ में, नासिक का मतलब नाक। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु मुख और नाक दोनों द्वार से बाहर निकलती है तो उसे कहते हैं अनुनासिक। इज द करेक्ट आंसर ए, नाक और मुंह दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखिए बेटा कि होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा अव्रतमुखी स्वर है। बच्चों अव्रतमुखी स्वर का भी मैंने आपको कोड क्या बताया, अव्रतमुखी स्वर का कोड क्या बताया मैंने आपको, 12, 34, 78 बताया नहीं बताया। इसमें कौन कौन सा आ गया, ए आ गया, आपका आ गया, और छोटी ई आ गई, बड़ी ई आ गई, आपका बेटा ए आ गया, और आपका कौन सा आई आ गया। ठीक है, अब देख लो इसमें कौन सा है बेटा ई, तो अव्रतमुखी स्वर है, ई इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये होता है कोड, अगर याद है ना तो आप आराम से याद कर लोगे। ठीक है, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द में स्वरों का वर्गीकरण नहीं है, कौन सा ऐसा है जो स्वर के वर्गीकरण में नहीं आता। तो सीधी सी बात है भैया, विलुप्त स्वर आते हैं, हिरस्वर स्वर मैंने आपको बता दिए 4 होते हैं, छोटी ई, छोटा ऊ और आपका रीरी। ठीक है, संयुक्त स्वर मैंने आपको बता दिए 4 होते हैं, ए आई, ठीक है, ओ और आपका कौन सा औ। ठीक है, और ये विलुप्त स्वर भी मैंने आपको बता दिया बेटा, आपका ओम जो है बेटा, ये ओम कैसा है, एक विलुप्त स्वर है। ओम कैसा है बेटा, एक विलुप्त स्वर है, क्योंकि इसके उच्चारण में क्या होता है, सबसे ज्यादा समय लगता है। ठीक है, और द्वित ये नहीं आता, स्वरों के उच्चारण में ये नहीं आता, क्योंकि द्वित एक व्यंजन होते हैं, स्वर नहीं होते। चलिए बेटा याद रखना, द्वित क्या होते हैं बेटा, एक व्यंजन होते हैं, और द्वित व्यंजन आप सभी को पता भी होना चाहिए, पूछ लेता है कि द्वित व्यंजन किसे कहते हैं। तो जो द्वित व्यंजन होते हैं बेटा, ये वे व्यंजन होते हैं जब एक स्वर सहित के साथ स्वर रहित व्यंजन होता है। अच्छे से पता होगा तुम्हें, ये दिल्ली बिल्ली वाले, दिल्ली आपका बिल्ली, ठीक है, ये आपका बेटा मिट्टी, या बच्चों आपका हड्डी, ये सब जो स्वर व्यंजन है इनमें समान व्यंजन हो, एक रहित और एक सहित हो, तो उनको कहा जाता है द्वित व्यंजन। तो बेटा ये स्वर की बात कर रहा है, यहाँ पर ये क्या था, व्यंजन। तो इज द करेक्ट आंसर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओष्ठीय अल्पप्राण घोष वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए बेटा। इसका आंसर क्या है कि ऐसा कौन सा व्यंजन है जो आपका ओष्ठ्य भी हो, जो आपका बेटा अल्पप्राण भी हो और घोष भी हो। पहले तो आपको ये होना चाहिए कि ये सारे कैसे हैं, ये सब स्पर्शी वर्गीय व्यंजन है। ठीक है, ये ऑप्शन में सब क्या है, स्पर्शी वर्गीय व्यंजन। और तुम्हें सभी को ये अंदाजा होना चाहिए बेटा, जो स्पर्शी वर्गीय व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो आप सभी को पता है इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। स्पर्शी वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं। इन 25 में जो अल्पप्राण होते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्येक वर्ग के कौन से बेटा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, इन 25 में क्या कहते हैं, अल्पप्राण। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या कहलाता है बेटा, घोष कहलाता है। ठीक है, तो अगर देखें तो इन दोनों में कॉमन, मतलब ऐसा इन दोनों गुण होने चाहिए, तो इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, 3 और आपका 5, मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा व्यंजन कहलाएगा अल्पप्राण और घोष, जो स्पर्शी वर्ग के व्यंजन है। लेकिन ये 25 में से नहीं कह रहा है, ये केवल कह रहा है आपसे केवल ओष्ठ में छाटना है। किस में छाटना है, ओष्ठ वर्ग में, मतलब कि ओष्ठ वर्ग का मतलब पै वाला, कौन कौन सा आपका पै, आपका फै, बै, भै और कौन सा मैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और कौन सा, पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा और बेटा कौन सा, पांचवा व्यंजन ऐसे कहलाएंगे जो आपके बेटा क्या कहलाएंगे, जो आपके अल्पप्राण होंगे और घोष होंगे, और साथ में क्या होंगे, ओष्ठ्य होंगे। तो देख लो बेटा, बै और आपका मैं में कौन सा आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो इज द करेक्ट आंसर आपका बी। कौन सा बेटा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा, ये सब मैंने अच्छी तरह आपको पढ़ाए बेटा, तो अच्छी तरह से वीडियो पढ़ना। अब देखो यहाँ पर त्रिवेणी शब्द में पूछ रहा है कि त्रय वर्णों का योग से बना है। अब ये देखो ये कौन से व्यंजन होते हैं, ये त्रय जो होते हैं बेटा, इसकी अगर बात करें तो वैसे तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं बच्चों, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है
कि संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या होती है बच्चों वो कितनी होती है, 4 होती है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं बच्चों, 4 होते हैं। एक तो बेटा ये होता है, ठीक है, एक त्रय होता है, एक ज्ञानी होता है और एक आपका श्रेय होता है। तो अगर इनकी बात करें तो किस किस से मिलकर बने हैं, ये देखो यहाँ पर, ये देखेंगे तो बेटा पूछ लेता है, तो ये मिलकर बना है कै और किससे बेटा, स से, ठीक है। ये जो मिलकर बना बेटा ये किससे, तय और किससे बेटा, र से। ये जो मिलकर बना बेटा जय और किससे बेटा, वै से। और ये जो मिलकर बना बेटा आपका ये स और बाद में किससे बेटा, ये र से। तो कोई सा भी आपसे देकर पूछ सकता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या था बेटा, सी। तो संयुक्त व्यंजन कितने बेटा, 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए बेटा, कि निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत बताना बेटा, कौन सा असंगत है। तो आप सीधो बताओ भैया, न का उच्चारण स्थान दंत्य है, चलिए, क्या ध का उच्चारण स्थान कंठ है, य का मूर्धन्य, ये बेटा ध नहीं है, ये घ है, ये बेटा घ है, मतलब कि मैं बता दूं ये ध, ये घ है, घ। तो इसलिए करेक्ट आंसर है, पर ये आपका गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि बेटा ये का उच्चारण स्थान मैंने आपको तालु बताया था, आप पीछे बैक करके देख लेना, तालु या तालव्य, जिसे अंतस्य व्यंजन कहते हैं। तो इज द करेक्ट आंसर आपका सी, ठीक है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 29वां, कि वर्ण उच्चारण की स्थान की दृष्टि से असंगत युग्म छांटना। फिर से बेटा बताइए, बताइए जरा इसका आंसर। है कंठ, स तालव्य, ठ मूर्धन्य और स ओष्ठ्य। बताइए जरा भाई, यही तो आपका आंसर है। अरे ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भाई स जो है ये स आपका दंत्य होता है, ठीक है, स कैसा होता है, दंत्य होता है, ना कि आपका ओष्ठ्य होता है। तो इज द करेक्ट आंसर आपका डी। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30वां देखिए जरा, कि देखो जरा बेटा यहाँ पर मिलान करना, बेटा मिलान करना है इसका अच्छी तरीके से, कि स क्या है बताइए। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि स का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत। तो भैया ए का 3 देख लो, ए का 3 एक ही ऑप्शन में, सी ऑप्शन द करेक्ट आंसर, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स इसका उच्चारण स्थान क्या होता है बेटा, मूर्धा। तो ये फिर आ गया, इस वाले स का भी क्या होता है, तालु, और इस न का क्या होता है, दंत्य। तो द करेक्ट आंसर आपका सी। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जरा फटाफट, पूछ रहा है इस न वर्ण का पूर्ण वैज्ञानिक विवरण क्या है, मतलब कि इस न का उच्चारण स्थान क्या क्या हम इसे कह सकते हैं। बताइए जरा सब जने क्या इसका आंसर होगा। तो अगर आपने लगाया होगा बेटा, क्या लगाइए, पहले तो आप सोचिए कौन सा होएगा। न की अगर बात करेंगे तो न किस में आता है, पहले तो ये देखना है। स्पर्शी वर्गीय व्यंजन का कौन सा वर्ण कहलाता है न आपका, ये बताइए कौन सा कहलाएगा न। दंत्य होता है पर अघोष तो नहीं होता, क्योंकि पंचम वर्ग है, ठीक है। तो बी ऑप्शन तो वैसे ही चला गया। जबकि जो वर्तस्य है आपका, ठीक है, जबकि जो आपका वर्तस्य होता है बेटा, लगाओ इसका आंसर जरा सब दिन अच्छी तरीके से, ठीक है भैया। चलिए तो इसका आंसर देखो बेटा क्या आगा, कि न को बेटा याद रखना वर्तस्य भी कहा जाता है, सैघोष में आता है, अल्प्राण में आता है, नासिका होता है। तो इस द करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा, ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी जल्दी, कि किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती। बताइए किस में टकराती। भैया जिसका उच्चारण स्थान तालु होगा वो सही है, और जिसका नहीं है वो नहीं होगा। तो जय तालु, स तालु, च तालु, इसका मतलब डी ऑप्शन, क्योंकि ये किस्सा होता है बेटा आपका कंठ, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ्य होता है। तो इसलिए डी ऑप्शन अलग था बेटा। चलिए जल्दी जल्दी देखिए बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त अक्षर व्यंजन कौन से होते हैं। भाई अभी तो मैंने आपको बताया इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इज द करेक्ट आंसर क्या बेटा, ए। चलिए बेटा चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा यहाँ सब जने, कि कह रहा है कि इनमें से अमानक वर्ण का विकल्प कौन सा है। अमानक वर्ण बताइए बेटा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन या डी ऑप्शन, याद रखना। तो अमानक वर्ण कौन सा है, तो बेटा याद रखना इसमें अमानक वर्ण यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। ये सही में तो कुछ इस तरह से आता है, लगा हुआ अमानक ये कुछ इस तरह से होता है, तो इसलिए माना जाता है ये अमानक वर्ण है, जो मानक नहीं है, ठीक है, जो मानक नहीं है इसलिए इसे अमानक कहा जाता है। तो कभी भी अगर मान लो भय बनकर भी आए तो याद रखना ये अमानक ही होता है, क्योंकि टाइपिंग पे तो बनेगा नहीं है, फोंट अब होगा नहीं होगा। चले अगले, चलो बेटा अगले क्वेश्चन की ओर देखो, जल्दी जल्दी करने बेटा। 75 क्वेश्चन है, पूछ रहा तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है। तो लगाओ बेटा, बेटा फिर से वही नहीं लगाओ, तालव्य केवल च वर्ग की बात है, तो च वर्ग की बात है तालव्य में, तो आप इसे थैकू काट दो, थैकू काट दो, यही 2 च बचे, इन दोनों में से आंसर होगा बेटा। महाप्राण का कोड कितना होता है प्रत्येक वर्ग का, 24, और ये 345,
तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4। और बेटा तुम्हें सभी को पता है कि चौथे पे कौन सा आता है भैया च, छ, जय और झ। च छ जय, अरे भाई च हो गया, छ हो गया, जय हो गया और कौन सा झ हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी। चलें अगले क्वेश्चन की ओर बात करें बेटा। तो अगला क्वेश्चन देखिए सब जने, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है बताइए। पंचमाक्षर बारे मतलब जो स्पर्शी वर्गीय व्यंजन है उसके जो पंचम अक्षर, जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण होता है, व्यंजन होता है, उसको पंचमाक्षर कहा जाता है। कौन सा ऐसा है जो 5 पर आता है? तो सभी को पता बेटा आपका कौन सा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सब जने, कंठीय महाप्राण घोष बताना। अब तुम्हें बताना बेटा देखो कौन सा कंठ लेकर चलना है, कंठ वाला। तो कंठ में आपको बताना महाप्राण भी और घोष भी हो। तो महाप्राण का कोड कितना हो गया बेटा 24, घोष का 345, दोनों में कॉमन कितना 4। अब देखो कै हो गया, ख हो गया, ग हो गया, कै ख ग घ और बाद में आपका ये। अब देखोगे तो चौथे पे तो ये है, और बेटा ये ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, ये ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। तो अब क्या लगाएं जब ऑप्शन में नहीं है? तो याद रखना जब ये ऑप्शन में नहीं है तो एकमात्र बचा इसमें है। इस है बेटा ये कंठ भी होता है महाप्राण भी होता है और है आपका घोष भी होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओष्ठीय महाप्राण घोष बताना बेटा। फिर से बड़े अच्छे व्यंजन है। अब हमें केवल ओष्ठ छाटना है, ओष्ठ। तो मूर्धन्य काट दो यहां से, ये तो गलत हो जाएगा। फिर से यहाँ पर 24, 345, 4 आ रहा है और 4 पे कौन सा आता है? क्या बै आता है? ये तो नहीं आने वाला। भै, पै, फै, बै, भै। तो इज द बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत हल्के। अब तो इसमें क्या समझाना आपको कई बार बता दिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण बताना। अब तुम्हें मूर्धन्य बताना दंत में, मतलब कि टै वर्ग में। तो अल्पप्राण का बेटा कोड क्या है देखो 135, अघोष का कितना होता है 12 और दोनों में कॉमन क्या है 1। मूर्धन्य में भैया टै वर्ग इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि केवल हमें टै वर्ग की बात है। चलें बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलें बेटा। यहां पर तो अगला क्वेश्चन देखिए 40वां। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? भाई हिंदी वर्णमाला में अगर व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो बेटा आपको बतानी है कितनी, बताइए 25, 29, 31। तो याद रखना इज द करेक्ट आंसर आपका सी, क्योंकि 25 आपके स्पर्शी वर्गीय व्यंजन होते हैं बेटा। क्या होते हैं? स्पर्शी वर्गीय व्यंजन होते हैं। तो आपको आंसर क्या बताना, आपका सी बताना है कि जो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या होती है वो 33 होती है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करें बेटा आपका। तो अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। सार्थक लघुत्तम बतानी है। देखो सार्थक हो और सबसे छोटी हो, मैंने आपको क्या बताया बेटा, जो अर्थ देती है वो कौन सी होती है आपकी शब्द। चले अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। तो अगला क्वेश्चन देखिए जरा कि स्पर्शी वर्णों की संख्या कितनी होती है बेटा। तो मैंने अभी आपको बताया स्पर्शी वर्णों की संख्या कितनी होती है 25 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े बेटा आपका। तो अगला क्वेश्चन देखिए जरा सब जने कि इनमें से किस वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? अरे व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उनको ही क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। अब देखो जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से हो उन्हीं को तो कहा जाएगा व्यंजन। तो इज द करेक्ट आंसर आपका ए। चले आगे चलो बेटा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है कि ओष्ठीय अल्पप्राण अघोष बताना बेटा। तो ओष्ठीय अल्पप्राण अघोष की अगर बात करें तो बेटा अल्पप्राण का कोड होता है 135, अघोष का 345, दोनों में कॉमन कार्य 3 और आपका 5, लेकिन ओष्ठ होना चाहिए पै वर्ग का। और 3 पै हो गया, फै हो गया, पै फै बै भै और कौन सा मैं, और 3 5 पर बै इज द करेक्ट आंसर इज द वी। ठीक है, चलिए बेटा अगले की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चले बेटा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें बताना बेटा, बताइए नीचे दी तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है? जो अशुद्ध है, जो गलत है वो छाटना आपको। कौन सा अशुद्ध है बताइए, सोचो दिमाग लगाओ। डै सैगोस अल्पप्राण मूर्धा, कै का एगोस अल्पप्राण कंठ, ध का सैगोस। अरे सीधी सी बात है, वैसी लग गई। यहाँ पर देखो यहां से पहचान लो, ये जो ध है बच्चों आपका, अगर ध को देखेंगे तो आप मुझे बताओ ये जो ध है, इस ध का उच्चारण स्थान तो आपका क्या होता है बताओ? ध का तो आपका दंत्य होता है ना, लेकिन इन्होंने दे रखा ओष्ठ। तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इज द करेक्ट आंसर आपका सी। यही गलत है आपका, और सब सही होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जिन ध्वनियों की गणना ना स्वरों में की जाती है ना ही व्यंजन में की जाती है उनको क्या कहते हैं बेटा?
तो एकमात्र कौन से होते हैं? आगत, उष्म, अंतस्थ या आपके अयोग, बताइए। तो याद रखना आपका होता है अयोग जो है, अयोग भावड़ कौन से होते हैं बेटा? अंग। और कौन से होते हैं? इनकी गणना ना स्वर में की जाती है ना ही व्यंजन में की जाती है। आगत स्वर तुम्हें पता ही है भैया, आगत स्वर कौन सा होता है? ये आगत स्वर, कभी आगत स्वर की अगर बात करेंगे तो ये एकमात्र ये आगत स्वर होता है, ठीक है। उष्म संघर्षी व्यंजन की संख्या बेटा कितनी होती है? 4 होती है आपकी, स, एक स और एक स और एक क्या बेटा है, ये उसमें संघर्षी व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको बता ही दिए। तो इज द करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा आपका? डी, जो ना स्वर में काउंट होते ना ही व्यंजन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ऐसी कौन सी दो मात्रा है जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता? अभी बताया आपको बेटा, यही दो ही है आपका, अंग और क्या है, ठीक है। गलती मत करना बेटा, सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आगे कि उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि किस प्रकार की है? तो बताइए बेटा, संप्रक्त, युग्मक, संयुक्त या द्वित? तो याद रखना उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि आपकी एक संप्रक्त ध्वनि कहलाती है। कैसी कहलाती है? संप्रक्त ध्वनि कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते बेटा कि इनमें से देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। बताइए देवनागरी में कौन कौन सी नहीं आती है? बताइए। मूर्धा ध्वनि है, कंठ भी है, दंतोष्टि भी है। कोई ग्रीवा नाम सुना है क्या? नहीं सुना। तो इस द करेक्ट आंसर आपका पूरी वर्णमाला में कहीं ग्रीवा आता है? नहीं आता है। तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए आगे अगर पहुंचे बेटा 50वें क्वेश्चन पे, तो कह रहा है कि उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या हुआ? तो उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद करना बेटा, तो देखो यहाँ पर उ, उद्यान का देखोगे तो उद्यान का अगर तुम करोगे तो पहले बेटा उ आएगा और ये बनता है द और ये और ए और किससे बेटा? न, और फिर का निकलेगा आपका, पकड़ लो बेटा यहाँ पर। तो उ द ये, उ द ये ए नया, तो इसका यहाँ पर हल लगा देना, अब ठीक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये तो आपको मैंने बताए थे वर्ण विच्छेद करने अच्छी तरीके से, पूरी वर्णमाला मैंने ऐप पर पढ़ाई है बेटा अच्छे से। स्पर्शी वर्गीय कंठ्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि, कितना अच्छा क्वेश्चन है बताओ। स्पर्शी व्यंजन, कंठीय ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि, इसका आंसर तुम मुझे सब ग्रुप में बताना, ठीक है। सब जने मुझे ग्रुप में बताना बेटा, जो ग्रुप है उसमें मुझे सब जने इसका आंसर बताना अच्छी तरीके से कि इसका आंसर आप क्या लगाओगे, ठीक है। ग्रुप में सब बताना इसका आंसर क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? बताइए बताओ कौन सा पुल्लिंग नहीं होता है? अब सीधी सी बात आप सब जने जानते हो बेटा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ई और बड़े ई ये पुल्लिंग नहीं होते, स्त्रीलिंग होते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पूछेगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है बेटा, 2 मात्रा का समय केवल लगता है बेटा आपका किसमें? गुरु स्वरों में। गुरु का मतलब जो दीर्घ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर जो होते हैं इनको गुरु स्वर भी कहा जाता है और इनमें 2 मात्रा का क्या लगता है? समय लगता है, ठीक है। इसलिए इनको गुरु स्वर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो जिन व्यंजनों की ध्वनि के उच्चारण के समय स्वतंत्र में कंपन होता है, अभी मैंने आपको बताया भाई जब कंपन होता है तो उनको सहघोष कहते हैं। अब इनमें कौन सा सहघोष है आपका? काकल्य, क्योंकि काकल्य कहा जाता है को। है जो है ये काकल्य व्यंजन है और ये भाई साहब आपका सहघोष है, और सहघोष के उच्चारण में स्वतंत्र में क्या पाया जाता है? कंपन। इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा तो अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग करना। भाई किसी भी चीज को अलग अलग करना वो कहलाता है आपका वर्ण विच्छेद कहलाता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा आपका, तो जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर ई और बेटा बड़ी किस प्रकार के स्वर हैं? सीधी सी बात है बेटा, अभी मैंने आपको ये पढ़ा भी था, अभी आया भी था। इनको क्या कहा जाता है? समृद्ध स्वर, क्योंकि चौथी 56, 3 और 4 छोटी और बड़ी। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए कि स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? संघर्षी अलग होते हैं, इस पर संघर्षी अलग होते हैं। तो इस पर संघर्षी की अगर बात करेगा तो ये 6 जय वाले होते हैं, जबकि उस संघर्षी की बात करेगा तो वो कितने होते हैं बेटा आपके? 4 होते हैं 6 वाले। चलिए क्योंकि इनको कहा जाता है उष्म संघर्षी। क्या कहा जाता है इनको? उष्म संघर्षी। और जबकि बेटा इस पर संघर्षी 6 वाले होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा तो कह रहा है कि है वर्ण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? क्या है? सीधी सी बात है बेटा, है सहघोष भी है आपका महाप्राण भी है। तो इस द सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये बात आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा आपका,
59वां कि री को वर्णमाला में क्यों स्वर क्यों माना जाता है जबकि इसका उच्चारण स्थान जैसा है? क्योंकि बेटा इसलिए माना जाता है क्योंकि ये एक स्वतंत्र है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है बेटा? स्वतंत्र है, इसलिए इसको हम वर्णमाला में स्वर माना जाता है। ठीक है, ये व्यंजन की भांति भी बोलता है, रै के अकॉर्डिंग आती है इसके साथ री की हिंदी में, लेकिन ये स्वतंत्र है इसलिए इसको माना जाता है। तो इज द करेक्ट आंसर ए। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा 60वां, तो संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर के बीच मुख्य अंतर के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है। तो बताइए भैया, संयुक्त स्वर के अंतर और दीर्घ स्वर के अंतर में मूल दीर्घ मैंने आपको बताए थे 3 ही होते हैं। मूल दीर्घ एक तो आ और एक बड़ी ई और एक बड़ा ऊ, इनमें से देख लो कौन सा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूल दीर्घ स्वर ये होते हैं बस केवल 3। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा आपका 61वां, कह रहा आपसे कि सभी स्वर दीर्घ हैं। भाई दीर्घ कौन कौन से? दीर्घ पकड़ लो भाई, जो दीर्घ हैं तो आपके ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पीडीएफ आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, आप अच्छे से पढ़ लेना उसमें। ठीक है, चलिए इतना टाइम काफी हो जाएगा तो मैं इसे पूरा कंप्लीट कर देता हूं। कितने क्वेश्चन रह गए? 62। कि वर्तस्य ध्वनि में कौन सी ध्वनि लुंठित भी है? बताइए कौन सी ध्वनि लुंठित है, ये आपको डिसाइड करनी है। लुंठित कौन सी ध्वनि है? तो लुंठित आपकी मैंने आपको बताई थी बेटा कौन सी? रै एक ध्वनि ऐसी है जो बेटा कैसी है आपकी? लुंठित ध्वनि है। तो ये बात याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है कि भाई ऋणय और ढ ध्वनि किस प्रकार की ध्वनि कहलाती है? तो बेटा इनको हम उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं और साथ में इनको तड़नजात व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। उच्छिप्त और तड़नजात व्यंजन के नाम से भी हम जानते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा है भाई कंठ तालव्य, सीधी सी बात है, कंठ तालव्य मैंने आपको बताया कौन से? सी इज द करेक्ट आंसर। ए और आपका क्या? आई। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा यहाँ पर 65वां, तो निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर है? बताइए दीर्घ स्वर मैंने आपको क्या बताया अभी? जब दीर्घ स्वर पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा आ, क्योंकि ये कैसे है बेटा? संयुक्त स्वर है। तो इस द करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा? ए ऑप्शन। ये कैसा स्वर है आपका? दीर्घ स्वर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा आपसे, तो अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में मूल स्वर और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? भैया मूल स्वर कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। तो इस द करेक्ट आंसर आपका ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा आपसे, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि क्या अंतस्थ व्यंजन सहघोष और अल्पप्राण होते हैं? सही बात है, जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? सहघोष भी कहते हैं, साथ में इनको अल्पप्राण भी कहते हैं। कि हाँ सभी, ये बात क्या आपकी बेटा सही है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं बेटा, तो अगला क्वेश्चन है आपका तालव्य स और मूर्धन्य स के उच्चारण में मुख्य अंतर किसका होता है? ये आपको बताना है। तो बेटा वायु की मात्रा का, जीवा के स्पर्श स्थान का, स्वर तंत्रों के कंपन का, होठों की बनावट के आधार पर। तो स और स सीधी सी बात है भैया, ये तालु से बोलता है, ये आपका मूर्धा से बोलता है, तो जीवा के स्पर्श स्थान का ही इसमें अंतर होता है। तो इस द करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बेटा? बी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा आपका 17वां क्वेश्चन, कि पै वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण बिना के संभव में नहीं होता। तो पै वर्ग हमेशा, जब भी पै आप बोलोगे तो वो बिना होठों के नहीं बोल सकते हो, पै का उच्चारण स्थान होठों की सहायता से ही होगा। तो इस द करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बेटा? बी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं बेटा, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णमाला में 52 वर्णों में अयोग बार उच्छित व्यंजन को हटा देने पर मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो बेटा अयोग बार 2 होते हैं, उच्छिप्त भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। 4 हटा दो तो कुल 52 वर्ण है, तो कितने बचे आपके बेटा यहाँ पर? 48 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा आपसे हम, तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो ए और ए स्वर के 2 स्वरों में कैसे मिल, मतलब ये जो मिल स्वर है किन 2 स्वरों से मिलकर बना है? तो याद रखना ये जो स्वर है वो किन 2 स्वरों से मिलकर बना है? तो ए इज द करेक्ट आंसर। ए और किससे बेटा? आई से। ठीक है, ये इन 2 स्वरों से मिलकर बना होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला है कि जीवा मूल्य ध्वनि कौन सी है जो अरबी फारसी के प्रभाव से आई है? और बेटा अरबी फारसी के प्रभाव से केवल कौन सी आती है? कै ख गै जय। इन्हें अरबी फारसी के प्रभाव से माना जाता है, इन्हें नुक्ता वर्ण भी कहा जाता है। नुक्ता वर्ण का सुझाव किसने दिया था? आप कमेंट में मुझे बताना। जीवा के माध्यम मध्य भाग से उच्चारित होने वाला स्वर कौन सा है? जो मध्य भाग से होता है, और मध्य भाग से मैंने आपको बताया था बेटा ए का उच्चारण स्थान मध्य भाग से ही होता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें बेटा यहाँ पर, तो देखो कि व्यंजन, गुच्छ व्यंजन कौन से होते हैं? तो गुच्छ व्यंजन वे होते हैं जो बेटा असमान होते हैं। इज द करेक्ट आंसर आपका बी, क्योंकि दिल्ली, कच्चा, सज्जन ये आपके द्वित व्यंजन कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? द्वित। और आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन बेटा क्या है? जरा ध्यान से, यही लास्ट क्वेश्चन था बेटा। तो 74 क्वेश्चन थे बेटा आपके, जो मैंने आपकी पूरी वर्णमाला
से जो जो मेन क्वेश्चन आपके होने चाहिए थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो बेटा इसको लाइक कमेंट जरूर करना और मुझे बताना कि आपकी प्रैक्टिस कैसे चली। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।